वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो पीछे वाला वीडियो था उससे आगे का पार्ट करेंगे। आज हमारा जो बिंदु है वो रहेगा पराग कोश का स्फुटन। परागकोश स्फुटन ये हमारा बिंदु रहेगा। परागकोश का स्फुटन किस प्रकार होता है, तो देखिए जो परागकोश परिपक्व और परागकोश होता है, परिपक्व परागकोश के फटने को ही क्या कहते हैं, परागकोश स्फुटन कहते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, परिपक्व परागकोश के फटने को ही परागकोश स्फुटन कहते हैं। यानी जो परिपक्व परागकोश होता है, परिपक्व परागकोश फटता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, परागकोश स्फुटन कहते हैं। जब परिपक्व परागकोश फटता है तो अगर आपको याद है तो मैंने परागकोश की भित्तियाँ पढ़ाई थी, उस समय एक भित्ति का नाम बताया था, 2 नंबर की भित्ति से बोलते हैं अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम इसे बोलते हैं एंडोशियम। क्या बोलते हैं, एंडोशियम। जो अंतःस्थिशियम में जो परत है, अंतःस्थिशियम परत की जो कोशिकाएं होती है उसका नाम है ओष्ठ कोशिका। ओष्ठ कोशिकाएं यानी अंतःस्थिशियम की ओष्ठ कोशिकाएं जिसे अपन बोलते हैं स्टोमियम। ये क्या करती है, ये कोशिकाएं भाग लेती है किसमें, परागकोश स्फुटन में। यानी अपन ये कह सकते हैं परागकोश स्फुटन में अंतःस्थिशियम की ओष्ठ कोशिकाएं भाग लेती है। यानी जब परागकोश का स्फुटन होता है तो अंतःस्थिशियम की जो ओष्ठ कोशिकाएं हैं वो इस स्फुटन में भाग लेती है, या इन सेल्स के परागकोश का क्या होता है, स्फुटन होता है। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं जब परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकोश का स्फुटन कुछ विधियों के द्वारा होता है। तो अपन ये कह सकते हैं परागकोश स्फुटन निम्न विधियों के द्वारा होता है। या ये भी कह सकते हैं कि परागकोश स्फुटन के निम्न प्रकार हैं, तो वो विधियां या प्रकार है वो 4 प्रकार से हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो हमारा रहेगा परागकोश स्फुटन का, वो है अनुप्रस्थ स्फुटन। कैसा रहेगा, अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ स्फुटन में क्या होता है कि जो परागकोश होता है, परागकोश की भित्ति या बोल सकते हैं पालियां। परागकोश में पालियां होती है, यानी ज़्यादातर अधिकतर पादपों के परागकोश में 2 पालियां पाई जाती है जिसे द्विकोष्ठी कहते हैं। तो परागकोश की भित्ति जो पालियां हैं वो कैसे, अनुप्रस्थ रूप से स्फुटित होती है। अनुप्रस्थ रूप से स्फुटित होती है। अनुप्रस्थ रूप से स्फुटित होके अपने पराग कणों को बाहर निकाल देती है। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊंगा आपको, तुलसी के अंदर अनुप्रस्थ प्रकार का स्फुटन पाया जाता है। इसके बाद में 2 नंबर हमारा जो स्फुटन परागकोश स्फुटन का प्रकार है वो रहेगा लंबवत। यानी परागकोश स्फुटन की विधियों में 1 नंबर विधि हुई अनुप्रस्थ स्फुटन, 2 नंबर रहेगा लंबवत स्फुटन।
लंबवत स्फुटन, या इसे बोल सकते हैं अपन लॉन्जिट्यूडिनल डिहेंसिव। लंबवत स्फुटन, इसमें क्या होता है, जो परागकोश है वो लंबवत या लंबाई में स्फुटित होता है, यानी इसमें परागकोश भित्ति या पालियां लंबाई में स्फुटित होती है, यानी लंबवत स्फुटन में जो परागकोश की भित्ति या पालियां वो लंबाई में स्फुटित होती है। लंबाई में स्फुटित होने से जो परागकोश के अंदर परागकण होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका कपास, गुड़हल और दत्तूरा। इन पादपों में लंबवत प्रकार का स्फुटन पाया जाता है। इसके बाद में जो 3 नंबर विधि है वो है आपकी छिद्रमय। तीन नंबर विधि कौन सी हमारी? छिद्रमय है। छिद्रमय में देखो 3 नंबर है छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय स्फुटन में क्या होता है कि जो परागकोश होता है हमारा, परागकोश के शीर्ष भाग पर क्या बन जाता है? छिद्र बन जाता है। परागकोश के शीर्ष भाग पर छिद्र का निर्माण होता है, यानी परागकोश के शीर्ष भाग पर छिद्र का निर्माण होता है। इस छिद्र में से होकर परागकण बाहर निकलते हैं। यानी छिद्र में स्फुटन में क्या होता है कि परागकोश के शीर्ष भाग में छिद्र का निर्माण हो जाता है और उस छिद्र में से परागकण बाहर आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं छिद्र में स्फुटन। और इसके एग्जाम्पल है आपका मकोई, बैंगन, आलू और इसके अलावा सोलेनेसी कुल के जो अन्य पादप होते हैं उनमें भी ये छिद्र में स्फुटन देखने को मिलता है। इसके बाद में हमारा चौथा प्रकार है वो रहेगा कपाटीय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन, कपाट स्फुटन। कपाट स्फुटन में क्या होता है कि वो परागकोश ही है हमारा, तो परागकोश में 1, 2 या 2 से अधिक कपाट बन जाते हैं और उन कपाटों के द्वारा उस परागकोश का क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है। तो आप कह सकते हो इसमें परागकोश में 1, 2 या अधिक कपाट या कपाटों का निर्माण होता है तथा इन कपाटों से ही स्फुटन होता है। इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, तो इसके एग्जाम्पल के रूप में बारबेरी और दालचीनी, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, दिखाई नहीं देगा नीचे। यानी तो चौथा हमारा है कपाट स्फुटन। इसके एग्जाम्पल रहेंगे, एक तो है बारबेरी, एक हमारी दालचीनी। इन पादपों में कपाटीय स्फुटन पाया जाता है, अर्थात इनके जो पराग कोश होते हैं उनमें 1, 2 या 2 से अधिक
क्या बन जाते हैं, 2 से अधिक कपाट बन जाते हैं। उन कपाटों के द्वारा परागकोश फट जाता है। ऐसे फटने के बाद में परागकण है आपके, परागकण वो बाहर आ जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो पॉइंट था परागकोश का स्फुटन है वो 4 विधियों के द्वारा समाप्त होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट रहेगा हमारा नर युग्मकोद्भिद। अगला पॉइंट का क्या नाम रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा हमारा नर नर युग्मकोद्भिद, जिसे अपन बोलते हैं मेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद या नर जननांग क्या होता है देखना। नर युग्मकोद्भिद की अगर बात करते हैं तो हम लोग लघु बीजाणु पढ़ चुके हैं। लघु बीजाणु दान में लघु बीजाणु बनते हैं, वो चतुष्क के रूप में होते हैं, ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, जो आपका लघु बीजाणु या उसे क्या कहते हैं परागकण, लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ध्यान रखना, लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। यानी आपका जो नर युग्मकोद्भिद है उस नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है, लघु बीजाणु या परागकण। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जब नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है तो सबसे पहले जो कोशिका होती है इसकी, उसको क्या कहते हैं लघु बीजाणु, या लघु बीजाणु या परागकण में परिवर्तन होने से क्या बनता है, नर युग्मक बनता है, सॉरी नर युग्मकोद्भिद बनता है। इसके अलावा अपन ये कहेंगे कि जो नर युग्मकोद्भिद वास्तव में होता क्या है, तो अपन कह सकते हैं पराग नलिका एवं 2 नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण को ही क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, ध्यान रखना। यानी अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। लेकिन वो अंकुरित परागकण कैसा होना चाहिए, अंकुरित परागकण है उसमें 2 तो नर युग्मक होने चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, पराग नलिका होनी चाहिए। तो उसे अपन कहेंगे नर युग्मकोद्भिद या कहेंगे मेल गेमिटोफाइट। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो आपके लघु बीजाणु या परागकण होते हैं, यानी लघु बीजाणु या परागकण, तो लघु बीजाणु या परागकण में युग्मक जनन की क्रिया होती है। युग्मक जनन की क्रिया के फलस्वरूप नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो क्या कहेंगे, लघु बीजाणु या परागकण से युग्मक जनन, जिसे बोलते हैं अपन गेमिटोजेनेसिस। लघु बीजाणु या परागकण से युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है।
यानी लघु बीजाणु या परागकण से युग्मक जनन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब इसके अलावा और क्या होता है कि जो परागकण हैं, परागकण में सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन होने से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी परागकण में सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन होने से परागकण के अंदर कितनी प्रकार की कोशिकाएं बनती है? दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। एक कोशिका तो बोलते हैं, एक बड़ी कोशिका बनती है, एक आपकी छोटी कोशिका बनती है। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि परागकण है, परागकण में सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन होने से उसमें दो प्रकार की परागकण में दो प्रकार की सेल्स बनती है, एक बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका। जो बड़ी कोशिका है उससे तो बोलेंगे अपन कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका है उससे बोलते अपन जर्म सेल या जनन कोशिका। जो मुद्राकार सेल्स होती है ये जनन कोशिका, ठीक है। जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका में फिर सूत्री विभाजन होता है, यानी इस जनन कोशिका में होता है सूत्री विभाजन होने से दो नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि परागकण में दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका है वो तो पराग नलिका में वृद्धि करवाती है। किसमें? पराग नलिका की वृद्धि में सहायक होती है। और जनन कोशिका है, जनन कोशिका में सूत्री विभाजन से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो आप बताओ कि जब पराग नलिका होगी, दो नर युग्मक होंगे, तो इस प्रकार के अंकुरित परागकण को क्या कह देते हैं? नर युग्मकोद्भिद कह देते हैं या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा नर युग्मकोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा रहेगा, वो रहेगा परागकण की संरचना, वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगला हमारा पॉइंट रहेगा पराग कण की संरचना। यहाँ पर बोल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी परागकण की संरचना। परागकण की संरचना पढ़ने से पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना। देखिए, सबसे जो बाहर वाली संरचना होती है या बाह्य भाग होता है, इसे बोलते हैं बाह्य चोल, या अंग्रेजी में बोल देते हैं इसको एक्जाइम। इससे अंदर वाला भाग है जो पतला भाग है, कोमल भाग है, झिल्ली नुमा संरचना है, इसे बोल देते हैं
अंतःचोल इंटाइन। ठीक है, ये जो मैंने डोर डोर संरचना बनाई ये 3 जगह ये होती है आपकी 2 कदम बता देता हूँ आपको। इसको बोलते हैं जनन छिद्र, जर्म पोर। इसके अलावा जो ये जो मैंने गोल से संरचना बनाई है ये आपका केंद्रक या न्यूक्लियस। इसके अलावा जो ये भरा हुआ भाग है सघन जीव द्रव्य हैं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो ये आपके एक परागकण का डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन रिंग। ठीक है, किसका डायग्राम है? पोलन रिंग, परागकण का, परागकण का चित्र है ये। ठीक है, अब देखो इसकी परागकण की संरचना देखते हैं। तो परागकण की संरचना में आप देखना, सबसे पहले तो ये बात है ये परागकण एक गोलाकार संरचना होती है। दूसरी बात है इसमें एक केंद्र पाया जाता है तो एक केंद्र की होता है। फिर तीसरी बात ये कहेंगे कि परागकण एक कोशिका संरचना एक कोशिका होती है। तो अपन क्या लिखेंगे? इस पहली बात ये लिख सकते हैं, यह कौन? परागकण है, एक कोशिकीय, एक कोशिका होती है, एक केंद्र की, एक केंद्र को होता है। इसके अलावा परागकण एन अगुणित होता है, अगुणित गोलाकार संरचना होती है। यानी ये जो आपका परागकण है एक कोशिकीय यानी एक कोशिका होती है, एक केंद्र यानी एक ही केंद्रक होता है, अगुणित होता है, गोलाकार आपको दिख रही है, गोलाकार संरचना होती है। एक बात। दूसरी बात क्या कहेंगे इसमें कि जो परागकण का जो बाह्य भाग होता है तो इसका बाह्य भाग मोटा खुरदरा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? बाह्य चोल। तो अपन कह सकते हैं इसके बाहरी आवरण को जो कैसा होता है? मोटा खुरदरा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बाह्य चोल, जिसे बोलते हैं एक्जाइन कहते हैं। यानी अपने ये कह सकते हैं कि परागकण के बाह्य आवरण को बाह्य चोल कहते हैं या एक्जाइन कहते हैं, जो मोटा और खुरदरा भाग होता है। इसके अलावा अपन ये कहेंगे कि जो बाह्य भाग है इसका बाह्य चोल, ये बाह्य चोल एक स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ से बना होता है। तो अपन कह सकते हैं बाह्य चोल को बोलते हैं एक्जाइन। एक्जाइन स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। इसके अलावा इस बाह्य चोल से थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं तो ये पतली झिल्ली में ये परत पाई जाती है, ऐसे बोलते हैं एक्जाइन। तो आप कहेंगे इंटाइन बोलेंगे। एक्जाइन के अंदर की ओर पतला कोमल झिल्लीमय आवरण पाया जाता है। कैसा? पतला कोमल और झिल्लीमय आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अंतःचोल, या अपन बोल सकते हैं इंटाइन कहते हैं। ठीक है, इंटाइन भाग। इसके अलावा जिस प्रकार एक्जाइन स्पोरोपोलेनिन का बना है उसी प्रकार ये इंटाइन भाग किसका बना होता है? तो ये पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। आप कह सकते हो इंटाइन पेक्टिन एवं
सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। इसके अलावा और क्या होता है इस परागकण के अंदर? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो प्रत्येक परागकण होते हैं उन परागकणों में ने देखो ये बनाया है जनन छिद्र। तो परागकण में 1 से लेकर 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो परागकण में 1 से 3 की संख्या में क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र, जर्म पोर पाए जाते हैं। यानी परागकण में 1 से 3 की संख्या में क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये जो जनन छिद्र बनाए हैं मैंने, इन जनन छिद्रों से ही पराग नलिका का निर्माण होता था। आप लिख सकते हो इन जनन छिद्रों के द्वारा ही पराग नलिका का निर्माण होता है। यानी पराग नलिका जो बनती है परागकण से, तो परागकण से जो पराग नलिका बनेगी वो इन जनन छिद्रों के, ये 1, 2 और 3 इन जनन छिद्रों के द्वारा ये बनती है। और कैसे बनती है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो परागकण हैं, ये परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र के ऊपर आते हैं तो वर्तिकाग्र पर आने के बाद में वहाँ से पोषण प्राप्त करके और ये अपने जो आकार में वृद्धि करते हैं। आकार से वृद्धि करेंगे आकार में, तो जो अंतःचोल है इसके ऊपर दबाव पड़ेगा। अंतःचोल पर दबाव पड़ने के कारण अंतःचोल भाग है। यहाँ तो चारों तरफ देख लो स्पोरोपोलिन जो कठोर आवरण होता है उसका आवरण बना हुआ है पदार्थ का। ये जो जनन छिद्र है यहाँ स्पोरोपोलिन का आवरण होता नहीं है। तो अंदर वाला जो अंतःचोल है वो दाब पड़ने के कारण जनन छिद्र से क्या है बाहर आ जाता है और उससे किसका निर्माण हो जाता है? पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से एक परागकण की ये संरचना हुई। इसके आगे अपन आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना करेंगे। धन्यवाद।